दो ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो अब ट्रेंड में भी है, साथ में अगर इनके बिजनेस को देखा जाए तो वो भी बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये स्टॉक्स अब ट्रेंड के साथ साथ अपनी वैल्यूएशंस के हिसाब से बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहे हैं, यानी कि जो इंडस्ट्री वैल्यूएशंस है उनसे भी सस्ते वैल्यूएशंस पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये जो स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूं ये माइक्रो कैप कैटेगरी वाले हैं। एंड माइक्रो कैप कैटेगरी स्टॉक्स के बारे में आपको पता ही है, अगर कंपनीज अच्छी होती हैं तो उन स्टॉक्स में बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न्स बनाने का पोटेंशियल होता है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो रिटेल फैशन सेगमेंट से आता है। और दोस्तों यहाँ पर ये एक ब्रांड प्ले मुझे नजर आता है। अगर देखा जाए तो इनका जो बिजनेस है वो उसी तरह का है जिस तरह का आज हमें ट्रेंड का देखने को मिलता है। एंड इसकी जो वैल्यूएशंस है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। अगर आप ट्रेंड की वैल्यूएशंस देखिएगा तो आज वो स्टॉक 200 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेंड के बारे में जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि फैशन रिटेल अपैरल सेगमेंट में कामकाज करती है। एंड वही सेगमेंट से मैं आपको एक माइक्रो कैप स्टॉक बताने वाला हूं जो आज रिलेटिवली बहुत ही सस्ते दाम पर लगभग 10 से 12 के प्राइस टू अर्निंग पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर जिस स्टॉक के ऊपर सबसे पहले हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम मोंटे कार्लो फैशंस लिमिटेड है। दोस्तों आई स्ट्रांगली बिलीव कि मोंटे कार्लो फैशंस जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्ले हो सकता है, क्योंकि देखिए आज किसे नहीं पता कि मोंटे कार्लो फैशंस कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। हो सकता है आपने कभी इनके प्रोडक्ट्स ना पहने हो लेकिन नाम तो इनका जरूर सुना होगा। आज मार्केट में इनके काफी सारे अपैरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और इनके खुद के रिटेल आउटलेट्स भी है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा चलने वाला है। देखिए जिस तरह से इंडिया की जीडीपी बढ़ती जाएगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाएगी, उसी तरह से लोग अच्छी अच्छी चीजें पहनेंगे, अच्छी अच्छी चीजें खरीदेंगे। एंड जो ट्रेंड है वो चेंज होता जाएगा। जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है वो ऑर्गेनाइज सेगमेंट से बदल दिया जाएगा। और यहाँ पर एक ब्रांड जो पोटेंशियली बेनिफिट हो सकता है फैशन सेगमेंट में वो मोंटे कार्लो हो सकता है। तो देखिए मोंटे कार्लो अभी भी एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, ये अभी भी एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप साइज मात्र 1700 करोड़ के आसपास है। और मोंटे कार्लो के बिजनेस के ऊपर चर्चा करें तो ये कंपनी मेनली डिजाइनर वुलन एंड कॉटन रेडीमेड अपैरल्स मैन्युफैक्चर करती है, इनकी ट्रेडिंग करती है, साथ में रेडीमेड अपैरल्स और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी अपने ब्रांड नेम मोंटे कार्लो के नाम से मार्केट करती है। अगर इनकी प्रोडक्ट कैटेगरीज को देखें तो ये कंपनी मेनली कॉटन वेयर, वुलन, किड्स एंड होम फर्निशिंग को लेकर कामकाज करती है, जहां पर ये टी शर्ट्स, शर्ट्स, डेनिम्स, ट्राउजर्स, सूट्स, जैकेट्स, कोट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। इनका जो कॉटन सेगमेंट है वहां से इस कंपनी के 56% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट हो रहे हैं और 24% जो रेवेन्यूज है वो वुलन सेगमेंट से कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। बचा 12% कंट्रीब्यूशन होम टेक्सटाइल से आ रहा है एंड किड्स क्लॉथिंग से 8% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। आज इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कुछ मेजर ब्रांड्स भी देखने को मिल जाते हैं। लाइक सबसे पहले तो मोंटे कार्लो है, दूसरी तरफ इनके कुछ और ब्रांड्स है लाइक रॉकेट, क्लॉक एंड डेकर, लग्जूरिया। दोस्तों मोंटे कार्लो के टोटल 2350 एमबी आउटलेट्स है, 350 एक्सक्लूसिव आउटलेट्स है और 1100 एनसी आउटलेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और इनके जो 90% स्टोर्स है वो फ्रेंचाइज ऑपरेटेड है और मात्र 10% ही कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी हमें देखने को मिल जाती है। आज इनके प्रोडक्ट्स Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे ई कॉमर्स साइट्स पर इजीली अवेलेबल है। और कंपनी के कुछ ग्रोथ प्लान्स के ऊपर चर्चा करें तो कंपनी का ये प्लान है कि अगले साल वो लगभग 50 to 55 अपने नए स्टोर्स ओपन कर सकती है। और कंपनी का पैन इंडिया एक्सपेंशन लगभग 50 to 20% स्टोर्स सिर्फ साउथ एंड वेस्ट में खोलने का है। एंड आउटलेट्स के रिलेटेड ये दूसरे भी एरियाज को कवर करना चाहती है, लाइक नॉर्दर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में भी इनकी प्रेजेंस आउटलेट्स को लेकर बन सकती है। करेंटली इनकी जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो पंजाब में लोकेटेड है और फर्दर ये अपना एक्सपेंशन भी कर रहे हैं जिसके थ्रू इनके मार्जिन्स भी एक्सपैंड हो सकते हैं। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो इनका जम्मू प्लांट है वो अगले साल के जून जुलाई तक ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये कंपनी बजाय डिविडेंड्स देने के अपने इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस कर रही है। जो इनका ब्लैंकेट प्लांट है जम्मू में उसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अभी मोंटे कार्लो लगभग 812 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है और पिछले एक साल में स्टॉक ने लगभग 10% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और पिछले 5 साल में स्टॉक ने क्लोज टू 100% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। स्टॉक से रिलेटेड जो टेक्निकल्स है उसे हम लास्ट पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को चेक करेंगे। एटलीस्ट 10% से यहाँ पर सेल्स बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं पिछले 5 साल से इनकी जो सेल्स है वो 14% CAGR से बढ़ रही है और कंसिस्टेंटली ये इंप्रूव होकर इस साल 24% CAGR से इंप्रूव हो चुकी है। जो पिछले 5 साल का इनका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है वो 15% CAGR का है एंड कंसिस्टेंटली अभी भी ये 15% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। और इनकी जो सेल्स है वो वाई ऑन वाई बेस पर कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते जा रही है। लाइक 2018 में इनकी जो सेल्स थी वो 576 करोड़ थी, देन 650 हुई, 700 हुई, उसके बाद से थोड़ा लॉकडाउन का इंपैक्ट हुआ, देन अगेन
इनकी जो सेल्स है वो रिकवरी पाथ पर आ चुकी है एंड लगभग अभी 1000 करोड़ से ज्यादा की सेल्स कंपनी कर रही है एंड जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो 68 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 133 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी कि कंसिस्टेंटली ये कंपनी अपने सेल्स भी बढ़ा रही है एंड प्रॉफिट्स भी बढ़ा रही है। चलिए अभी हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को एक बार से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनके मार्केट कैप को देख सकते हैं। इनका जो मार्केट कैप साइज है वो 1700 करोड़ के आसपास है, यानी कि ये स्टॉक एक माइक्रो कैप कैटेगरी वाला स्टॉक है एंड इस स्टॉक का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 20% है एंड जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 18% है। एटलीस्ट 15% से ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं 15% से ज्यादा ही है, यानी कि अभी ये स्टॉक बेटर प्लेस्ड है। दूसरी तरफ कर्ज को लेकर भी बात करें तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं जो इनका डेट टू इक्विटी है वो 0.43 है, यानी कि 331 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर कर्ज है। इसको रिपेयर करने के लिए अभी इनके पास जो कैश पड़ा है वो थोड़ा सा कम है, 13 करोड़ का अभी इनके पास कैश पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम कंपनी के रिजर्व्स को देखें तो इनके पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। इनके मार्केट कैप के लगभग आधे यहाँ पर हमें रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। 756 करोड़ के इनके रिजर्व्स है और इनके जो रिजर्व्स है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। 490 करोड़ थे एंड आज बढ़ते बढ़ते 750 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। दूसरी तरफ जो कंपनी की बोरिंग्स है वो भी बढ़ते जा रही है। तो हमें यहाँ पर ये नोट करना होगा कि अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के नीचे रहता है तब तक तो इस स्टॉक में कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है, लेकिन अगर डेट टू इक्विटी 1 के ऊपर चला जाता है तो वैसे सिचुएशन में कंपनी के फेलियर के चांसेस भी पॉसिबल है। बात करें वैल्यूएशंस की तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 12.7 टाइम्स है, जबकि अगर इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग देखा जाए तो ये 28 टाइम्स है। इंडस्ट्री से ये स्टॉक बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा है और पैग रेशियो के हिसाब से भी ये स्टॉक अंडरवैल्यूड कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि अगर पैग रेशियो 1.5 के नीचे होता है तो उसे हम ठीक मानकर चलते हैं। एंड अभी ये स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी सस्ते दाम पर मिल रहा है, लगभग 1100 के आसपास इंट्रिंसिक वैल्यू है एंड इसका जो करंट प्राइस है वो 800 रुपीज है। साथ ही इसका जो पिछले 5 साल का मीडियन पी रहा है वो 10.8 टाइम्स रहा है एंड अभी ये स्टॉक अपने मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स के आसपास ही मिल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो ये स्टॉक मुझे अंडरवैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में आता हुआ लग रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखा जाए तो जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुई है। 68% से प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ते बढ़ते आज 73% हो चुकी है। जो एफआई होल्डिंग है वो भी 0 से आज 1.4% तक पहुंच गई है एंड जो डीआई होल्डिंग है वो 0.68% है। देखा जाए तो पहले से जो डीआई होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है, एक तो प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को लगातार खरीदते जा रहे हैं। एफआईएस का स्टेक भी पिछले 2 साल की तुलना में कंपैरेटिवली बड़ा है, लेकिन देखा जाए तो पिछले 2-3 क्वार्टर्स में इनका स्टेक रिड्यूस हुआ है। लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर क्या नोट करना है कि जो मेजर होल्डिंग्स है वो प्रोमोटर्स के पास है, इंस्टीट्यूशंस के पास है एंड बचा जो स्टेक है वो 24-25% के आसपास रिटेल के पास है। तो शेयर होल्डिंग को लेकर भी यहाँ पर कोई दिक्कत नजर नहीं आती। फाइनली टेक्निकल्स को देखा जाए तो टेक्निकल्स अभी भी बहुत ही ज्यादा बुलिश नजर आते हैं। अगर देखा जाए तो ये स्टॉक अपने 50 डे और 200 डे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ इस स्टॉक में एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। करेंटली ये स्टॉक एक ब्रेकआउट की प्रिपरेशन कर रहा है और कंसोलिडेशन में चल रहा है। और सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है वो 750 का लेवल होने वाला है और जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है वो 700 का होने वाला है। तो सपोर्ट लेवल्स यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी अगर हम किसी स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं तो उसको हमें सपोर्ट लेवल्स पर ही एक्यूमुलेट करना चाहिए। दोस्तों हमारे लिस्ट का जो अगला स्टॉक होने वाला है वो रिसाइकलिंग थीम को लेकर है और ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है। देखिए रिसाइकलिंग थीम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है इन फ्यूचर और मुझे लगता है कि जो रिसाइकलिंग स्टॉक्स है वो आगे चलकर बहुत बड़े मल्टी बैगर्स बनने का पोटेंशियल रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हमारे मेंबर्स 6 से 7% ही रिटर्न्स बन रहे हैं। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की आउट परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स ने दिखाई है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में आपके साथ शेयर करता हूँ जिनमें मुझे लगता है कि पोटेंशियल है और मैं आपको बता दूं कि ये एक माइक्रो कैप कैटेगरी वाला स्टॉक है, काफी ज्यादा रिस्की स्टॉक है, लेकिन साथ में बिजनेस भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर देखा जाए तो टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टायर रिसाइकलिंग को लेकर कामकाज करती है। टीना रबर के बिजनेस मॉडल को समझे तो ये बेसिकली जिन टायर्स की लाइफ खत्म हो जाती है उन टायर्स को ये रबर एंड स्टील में रिसाइकल करते हैं एंड इनके जो प्रोडक्ट्स है उनका यूज काफी ज्यादा वाइड है। इनके प्रोडक्ट्स का यूज टायर्स में होता है या फिर कुछ दूसरे रबर मोल्डेड प्रोडक्ट्स के लिए या फिर रोड्स के कंस्ट्रक्शन में भी इनके प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। जो स्टील ये रिकवर करते हैं उसके थ्रू ये स्टील एब्रेसिव्स मैन्युफैक्चर करते हैं और आज टीना रबर इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट टायर रिसाइकलर है और ये ग्लोबल लीडर्स के अंदर काउंट की जाती है।
इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड कुछ फॉरेन नेशंस भी लाइक ओमान के अंदर भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। तो मोटा मोटा स्टॉक को भी हम एक प्रॉक्सी स्टॉक की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इनके जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल में, कंज्यूमर में, स्टील में। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं जिसके चलते यहाँ पर हमें स्टॉक में एक पोटेंशियल नजर आता है। दोस्तों अभी आप टीना रबर का शेयर प्राइस चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 563 रुपीज है और पिछले 5 सालों में स्टॉक ने लगभग 900% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं, यानी कि पैसा यहाँ पर कई गुना कंपाउंड हुआ है। 1 लाख का निवेश यहाँ पर 9 लाख बन चुका है, यानी कि ये एक कंपाउंडिंग मशीन है और पिछले 1 साल में भी स्टॉक ने 83% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक है और अगर आप इसके फाइनेंशियल्स भी देखिएगा तो वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड नजर आते हैं। पिछले 5 साल से इस कंपनी ने लगभग 24% CAGR से सेल्स दर्ज की है एंड 46% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है, यानी कि हर 2 साल में इनके जो प्रॉफिट्स है वो कंपाउंड हुए हैं और इस साल भी जो इनकी सेल्स ग्रोथ है वो 25% CAGR से बढ़ी है एंड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 29% CAGR पर है। अब यहाँ पर हमें क्या नोट करना है कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो एटलीस्ट 40% CAGR के आसपास होता है, जो कि अभी आपको कितने पे मिल रहा है, 29% CAGR पर मिल रहा है। तो अगर नेक्स्ट क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली इसका जो स्टॉक प्राइस है वो अच्छा खासा अप्रिशिएट हो सकता है। फंडामेंटल्स में अगर आप सबसे पहले मार्केट कैप दिखेगा तो इसका जो मार्केट कैप साइज है वो 482 करोड़ यानी कि 500 करोड़ के मार्केट कैप वाली एक माइक्रो कैप स्टॉक है एंड इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 24% है एंड जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 25% है, यानी कि एवरेज जो हम 15% एक्सपेक्ट करते हैं उससे ये कहीं ज्यादा है। और जो कंपनी के ऊपर कर्ज है वो भी कंट्रोल है। 0.63 यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी 1 के नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें कर्ज को लेकर भी ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आती है एंड फेलियर की चांसेस यहाँ पर बहुत ही कम है। एंड यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इस कंपनी के ऊपर अभी 60 करोड़ का कर्ज है, जबकि इनके पास लगभग 4 करोड़ की कैश है जिसके थ्रू ये अपने डेट को थोड़ा सा रीपे कर सकते हैं। फ्री कैश फ्लो की भी बात करें तो लगभग 24-25 करोड़ के आसपास कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो पड़ा है, जिसके थ्रू ये कंपनी चाहे तो डिविडेंड्स दे सकती है या फिर फर्दर एक्सपेंशन कर सकती है। रिजर्व साइज की बात करें तो लगभग 87 करोड़ का अभी इनके पास रिजर्व साइज है और 2018 से इनके जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते गए हैं। 60 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 87 करोड़ तक आ चुके हैं। वैल्यूएशन एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप नोट कीजिए स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 22 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर है एंड इसका जो इंडस्ट्री पी है वो 23 टाइम्स है, यानी कि इंडस्ट्री पी के आसपास ही ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। पैग रेशियो के हिसाब से स्टॉक को अंडर वैल्यूड कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि इसका जो पैग रेशियो है 1.5 के नीचे है एंड जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 410 रुपीज है। अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशंस में अगर हम इसका हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो पिछले 5 साल से इसका जो एक एवरेज पी है वो 18 टाइम्स पर ट्रेड करता है एंड स्टॉक अभी वहीं कहीं ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज हम कह सकते हैं ये एक फेयर वैल्यूएशन पर अभी अवेलेबल है। अगले पार्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करें तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो काफी ज्यादा है। 73.8% जो होल्डिंग्स है वो प्रोमोटर्स के पास है एंड प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट भी नहीं किया है। दूसरी तरफ प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेड्ज भी नहीं कर रखा है एंड जो एफआई की होल्डिंग है वो 0.82% है एंड जो एफआई की होल्डिंग है वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रही है एंड जो डीआई होल्डिंग है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। आज लगभग 0.5% जो होल्डिंग है वो डीआई के पास है, बची 24.5% जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल जो अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी जो मेजर होल्डिंग्स है वो इंस्टीट्यूशंस के पास है एंड प्रोमोटर्स के पास ही हमें देखने को मिलती है। फाइनली टेक्निकल्स को भी देखें तो यहाँ पर आप नोट कीजिए स्टॉक में अभी हायर हाइस की फॉर्मेशन हमें बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि ये स्टॉक अब क्लियर अप ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये स्टॉक अपने 50 डे और 200 डे EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड देखा जाए तो यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें एक कप विथ हैंडल का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो यहाँ पर कप विथ हैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एंटीसिपेशन का भी मौका हमें नजर आता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ इन स्टॉक्स की एनालिसिस कर रहे हैं फंडामेंटल वाइज, बिजनेस वाइज एंड टेक्निकल वाइज। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों स्टॉक्स जो हमने स्टडी किए हैं वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बिजनेस वाइज भी बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं एंड टेक्निकली भी अभी एक अच्छे खासे इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स को आप अपनी रडार में रखिए। इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम विचार कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू अगेन।